नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहां पर आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में क्या काम में आता है? तो भूमिगत सुरंग की वायु को शुद्ध बनाने में ओजोन काम में आती है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। अगला क्वेश्चन देखिए, रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना लगभग कैसी होती है? तो रस्ट या जंग की रासायनिक संरचना होती है 2Fe2O3 इंटू 3H2O, मतलब ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा, 2Fe2O3 इंटू 3H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज करते हैं आपके हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हेनरी कैवेंडिश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है? तो वायुमंडल की ओजोन परत सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगाणुनाशक के रूप में काम में आती है कौन सी? तो रोगाणुनाशक में O3 ओजोन काम में आती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन। निम्न में लाल दवा कौन सी है? तो लाल दवा को जाना जाता है KMNO4, ठीक है, ए नहीं है, KMNO4। कमेंट करके बताइए इसको क्या बोलते हैं, KMNO4 को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी यौगिक में ऑक्सीजन यदि जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आप पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? तो सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस आपकी ओजोन गैस है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक को जलाने पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? तो गंधक को यदि आप जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपको प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड ये खतरनाक गैस है, इससे आपके चमड़े का कैंसर हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है अम्लीय वर्षा से। ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आग बुझाने में, वाह कितना इजी क्वेश्चन है, काम आने वाली गैस कौन सी है? तो आपने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सभी CO2 के बने होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में काम में आती है और ऑक्सीजन आग भड़काती है। ऑक्सीजन जहां रहेगी वहां पर आग लगेगी। पेयजल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए कौन सी गैस काम में आएगी? तो पेयजल को यदि रोगाणु मुक्त बनाना हो तो आप ऑक्सीजन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का भी और ब्लीचिंग पाउडर का भी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पाए जाने वाला तत्व है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है इनमें से? तो बल्ब में प्रयुक्त गैस आपकी यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस बल्ब में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी अमोनिया गैस, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, प्रशीतक के रूप में काम में आने वाली गैस कौन सी है? तो प्रशीतक के रूप में अमोनिया को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी अमोनिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, प्रशीतक के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व में आपका फ्लोरीन आएगा। ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्न में नौसादर क्या है? तो नौसादर यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। NH4Cl ये होता है नौसादर। क्या होता है? NH4Cl। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, NH4Cl। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन पदार्थों को कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस होते हैं और सीधे ही गैस में बदल जाते हैं, जैसे कपूर इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका
ऊर्ध्वपातन पदार्थ पूछा गया है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब नौसादर, कपूर और नेप्थलीन, ये सभी जो हैं ये ऊर्ध्वपातन की कैटेगरी में आते हैं। गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोरे अम्ल है, तो सोरे का अम्ल होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, विस्फोटक पदार्थ बनाने में काम में आता है, तो विस्फोटक पदार्थ बनाने में नाइट्रिक अम्ल काम में आता है, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नाइट्रिक अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है, तो नाइट्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो होगा आपका एक्वोरेजिया, ऑप्शन नंबर डी यहां पर एक्वोरेजिया राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो सजीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन चाहिए सजीवों को वृद्धि करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मटर कुल के पौधों की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो मटर कुल के पौधों में की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी गैस है जो ना तो जलती है ना ही जलने में सहायक होती है, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नाइट्रोजन गैस ना ही जलती है ना ही जलने में सहायक होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो प्रयोगशाला में सबसे पहले तैयार किया गया था यूरिया, ऑप्शन नंबर बी यूरिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में रासायनिक उर्वरक कौन सा है, तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो यूरिया के अंदर लगभग 46% नाइट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए 46% राइट आंसर है। कार्बन एक है क्या, तो कार्बन जो है एक अधातु है, ऑप्शन नंबर सी कार्बन एक अधातु की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक किस तत्व के हैं, तो प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिक कार्बन के ही हैं, ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप क्या है, तो कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप है हीरा, ऑप्शन नंबर ए हीरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन को जलाने पर प्राप्त होती है क्या, तो कार्बन को यदि आप जलाओगे तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से CO2 और CO दोनों प्राप्त होंगी, मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में भिन्न को छांटिए, यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से भिन्न क्या है, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हीरा, फुलरिन, ग्रेफाइट, ये सभी कार्बन के अपूर्ण रूप हैं, काजल अलग है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हीरा क्यों चमकता है, तो हीरा चमकता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी। ये इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पूछिए मत। हीरे की संरचना कैसी होती है, तो हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी चतुष्फलकीय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीरे को व्यक्त किया जा सकता है, तो हीरे को व्यक्त यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्बन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हीरे को व्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में विद्युत का कुचालक कौन है, तो विद्युत का कुचालक आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हीरा राइट आंसर है। पेंसिल में काम आने वाला अपर रूप कौन सा होता है, तो पेंसिल में आपका जो है वो ग्रेफाइट काम में आता है, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट किस रूप में काम में आएगा, तो परमाणु भट्टी में जो ग्रेफाइट है वो मंदक के रूप में काम में आता है, ऑप्शन नंबर बी मंदक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है कौन सी है, तो वो जो अधातु है आपकी, ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत फास्फोरस को सदा किस में रखा जाता है, तो श्वेत फास्फोरस को सदा जल के अंदर रखा जाता है। ऐसे ही आपको मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, डी सही है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, सोडियम को किस में रखा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग एक अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में होती है आपकी क्लोरीन, इस गंध का कारण क्लोरीन ही होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, अम्ल राज मिश्रण होता है किसका, अम्ल राज आपने सुना होगा, ठीक है, अम्लों का राज, वो मिश्रण होता है आपका 3HCl + 1NO2, ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा अम्लराज के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 97,
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका लोहा होता है। ऑप्शन नंबर डी लोहा यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 98 सोने को घोला जा सकता है, तो सोने को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्लों के मिश्रण में आप घोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है? तो लेड पेंसिल में जो लेड की मात्रा होती है वो होगी आपकी 0%। नाम के लिए रहता है लेकिन लेड पेंसिल में लेड नहीं रहता है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो जो ग्रेफाइट होता है वो होता है आपका षटकोणीय। ऑप्शन नंबर सी षटकोणीय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है? तो सूत्रकणिका ये कोशिकीय श्वसन का केंद्र होती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया है? तो डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के कारण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा क्या कहलाती है? तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा साइटोलॉजी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी में हम विष का अध्ययन करते हैं, जहर का या विषों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह रहा अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड से बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए फास्फोलिपिड यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूलोज निम्न में से किसका मुख्य घटक है? तो सेल्यूलोज जो है आपका यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षी के रूप में आपका सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम बेंजोएट इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जीन के डीएनए की संरचना की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सबसे पहली हुई घटना है डीएनए की संरचना की खोज वॉटसन और क्रिक, या फिर फुल फॉर्म है जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक क्या है? तो जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक एकक ये होती है कोशिका। ऑप्शन नंबर ए कोशिका यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइऑक्सीसोम। इसको माना जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, ग्लाइऑक्सीसोम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे प्रतिजन क्या होते हैं? तो प्रतिजन यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन, उसको प्रतिजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी कहा जाता है किसको? तो आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी डीएनए को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी डीएनए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सेल्यूलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सेल्यूलोजी भित्ति जो पाई जाती है वो पौधों के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी पौधे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, नग्न आंखों से देखा जा सकने वाले कोशिकाणु का सबसे छोटा आकार क्या होता है? तो नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोशिकाणु ये 100 माइक्रोन के लगभग होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 100 माइक्रोन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ,
कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका आपकी अंतःपरासरण के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी अंतःपरासरण यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो वो पादप रंजक कौन सा है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए फाइटोक्रोम। ऑप्शन नंबर सी फाइटोक्रोम इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसमें रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आप समपरासरणी डाबी घोल, इसमें यदि रखेंगे तो कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो अंतः शोषण की प्रक्रिया में ऑप्शन नंबर सी अवशोषण निहित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो वक्र के आकार की द्वार कोशिकाएं होती हैं आपकी द्विबीजी पादपों में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर द्विबीजी पादप राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर ऊतक जन जिससे बाह्य त्वचा बनती है वह कौन सा है? तो ऊतक जन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं त्वचाजन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है त्वचाजन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रंध्र मुख द्वार इस पर निर्भर करता है। तो रंध्र मुख द्वार जो है ये आपका निर्भर करता है अंतःपरासरण पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डंबलाकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो डंबलाकार द्वार कोशिकाएं होती हैं आपकी गेहूं में। ऑप्शन नंबर सी गेहूं इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा एक कोशीय जीव जो ऑप्शन दिए गए हैं, अमीबा सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित ब्लॉकों का संबंध किससे होता है? तो हरित ब्लॉकों का संबंध आपका होगा जीव ईंटें से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जीव ईंटें हरित ब्लॉकों का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से भी जाना जाता है। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक आपका साइटोपाइज होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी साइटोपाइज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बार पिंड किसमें पाया जाता है? तो जो बार पिंड होता है, बार ऑप्शन यहां पर रा पे रेप भी होती है, बार पिंड। तो ये बार पिंड ऐसा लिखा होता है, देखिए बता देता हूं आपको, ये बार पिंड जो होता है ये यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ये पाया जाता है आपका मादा कायिक कोशिका में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज किसका एक प्रकार होता है? तो ग्लूकोज जो है ये आपका हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर बी हेक्सोस शर्करा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, इसमें पूछा गया एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? तो एक मृदुतक कोशिका ये कहलाएगी आपकी आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा मृदुतक कोशिका के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है जो कि ज्ञात है अभी तक? तो ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा अभी तक का ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या क्या है, कितनी है, क्या है? तो जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या जो हो जाएगी वो है 0 या 0। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो भैया कोशिकाओं में ऊर्जा पहुंचानी है तुरंत, तो उसके लिए लेना पड़ेगा आपको ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य होता है? तो स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन ये रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो गाजर में जो रंग होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु की बात कर रहे हैं तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये एक विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए इसमें से नाभिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी नाभिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो न्यूक्लियस के बाहर आपको जो डीएनए मिलेगा वो मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका लाइजोसोम आत्मघाती बैग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लाइजोसोम से यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कॉपर डैश माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो जो कॉपर है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। तो पैंक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं उनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। तो पादप ऊतक संवर्धन का कार्य हैबर लेडिट। ऑप्शन नंबर डी हैबर लेडिट ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो कोशिका सिद्धांत के अनुरूप यहां जो ऑप्शन दिए गए उसमें से वायरस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल को डैश द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। तो क्लोरोफिल को यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केवेंतु और पैलेटियर द्वारा नामित और पृथक किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश वह कोशिकांग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। अब वो कोशिकांग कौन सा है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका, वो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कोशिका सिद्धांत के अनुसार अभी हमने पढ़ा वायरस नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपलब्ध होती है। वनस्पति, सिर्फ वनस्पति में। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ वनस्पति में कोशिका भित्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका हृदय की मांसपेशी एक संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो कोशिकीय अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है कौन सा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सूत्रकणिका एक कोशिकीय अंगक है जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी।